हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जानेंगे ग्लैंड्स के बारे में, ग्रंथि के बारे में कि ग्लैंड कितने प्रकार का होता है। और एंडोक्राइन ग्लैंड में हम पहले एंडोक्राइन ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। ग्रंथि एक अंग है जो शरीर में विशिष्ट कार्य को करने के लिए केमिकल का स्रावन करती है, रसायन पदार्थ का स्रावन करती है, जिसे हार्मोन्स कहते हैं। मतलब हार्मोन्स का स्रावन करने वाले अंग को ग्रंथि कहते हैं। ग्रंथि कार्य के आधार पर दो प्रकार की होती है। पहला, अंतःस्रावी ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्लैंड। इन्हें नलिका विहीन ग्रंथि भी कहते हैं क्योंकि ये अपने उत्पाद हार्मोन्स को रक्त स्राव के माध्यम से कार्य स्थल तक प्रसारित करते हैं। क्योंकि इनका खुद का कोई नलिका नहीं होती है, डक्ट नहीं होता है, जिसके माध्यम से ये ग्रंथियां अपने उत्पाद हार्मोन्स को कार्यस्थल, टारगेट सेल्स तक पहुंचा सकें, इसलिए इसको डक्टलेस कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि निम्नलिखित प्रकार के होते हैं: हाइपोथैलेमस ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पेनक्रियाज, एड्रीनल ग्लैंड, टेस्टिज एंड ओवरी। ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं जो कि अपने हार्मोन्स को रक्तस्राव के माध्यम से टारगेट सेल्स तक पहुंचाते हैं। ग्रंथि का दूसरा प्रकार है बहिस्रावी ग्रंथि, एक्सोक्राइन ग्लैंड। इन्हें नलिका युक्त ग्रंथि भी कहते हैं क्योंकि यह अपने उत्पाद यानी हार्मोन्स को एक वाहिनी यानी डक्ट के माध्यम से शरीर की बाहरी या आंतरिक सतह पर स्रावित करते हैं, इसलिए इन्हें डक्टेड ग्लैंड भी कहते हैं। ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं: स्वेट ग्लैंड, पसीने की ग्रंथि, लेक्राइमल ग्लैंड, आंसू ग्रंथि, सलाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि, मेमरी ग्लैंड, स्तन ग्रंथि, डाइजेस्टिव ग्लैंड, पाचन ग्रंथि, इंटेस्टाइन, आंत ग्रंथि। अब हम एंडोक्राइन ग्लैंड में पहली ग्रंथि पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में जानेंगे। पहले इसके जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, इसकी पोजीशन वगैरह के बारे में, फिर इसके संरचना, स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो मस्तिष्क के स्फीनॉइड अस्थि की सेला टर्सिका नामक गड्ढे में पाया जाता है। मस्तिष्क में स्फीनॉइड बोन पाया जाता है जिसकी सेला टर्सिका नामक कैविटी में पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि पाया जाता है, जिसकी उत्पत्ति एक्टोडर्म नामक भ्रूणी परत से हुई है। पीयूष ग्रंथि लाल रंग की होती है। पीयूष ग्रंथि सभी ग्रंथियों के ऊपर नियंत्रण रखने का कार्य करती है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। साथ ही पीयूष ग्रंथि हाइपोथैलेमस ग्लैंड के नीचे पाया जाता है, इसलिए इसे हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। अब देखते हैं पीयूष ग्रंथि के संरचना के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में कि पीयूष ग्रंथि की संरचना कैसी होती है, उसमें कौन कौन सा भाग पाया जाता है। पीयूष ग्रंथि मटर के दाने के आकार की ग्रंथि है जिसमें दो भाग पाया जाता है, जिसे एडिनोहाइपोफाइसिस अग्रपिंड एवं न्यूरोहाइपोफाइसिस पश्चपिंड कहते हैं। अग्रपिंड में क्रमशः पार्श्व ट्यूबरेलिस, पार्श्व इंटरमीडिया एवं पार्श्व डिस्टेलिस क्षेत्र पाया जाता है। अग्रपिंड में क्रमशः ये तीन क्षेत्र पाए जाते हैं एवं पश्चपिंड में क्रमशः मीडियन एमिनेंस, इनफंडिबुलर स्टेम व पार्श्व नर्वोसा क्षेत्र पाया जाता है। पश्चपिंड में ये तीन क्षेत्र पाए जाते हैं। अग्रपिंड भाग के द्वारा ACTH एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, STH सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोलेक्टिन हार्मोन्स अग्रपिंड के द्वारा स्रावित होता है एवं पश्चपिंड भाग के द्वारा ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स एवं ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्रावण होता है। लेकिन इन दोनों हार्मोन्स का, ADH एवं ऑक्सीटोसिन का उत्पादन हाइपोथैलेमस ग्लैंड के द्वारा होता है। पीयूष ग्रंथि के पश्चपिंड में केवल इनका संग्रहण होता है, स्टोरेज होता है। अब डायग्राम के माध्यम से देखते हैं कि पीयूष ग्रंथि की संरचना कैसी होती है। तो ये पीयूष ग्रंथि का डायग्राम है जो कि दो पिंडों से मिलकर बना है। अग्रपिंड एडेनोहाइपोफाइसिस में तीन क्षेत्र पाए जाते हैं: पार्श्व ट्यूबरेलिस, पार्श्व इंटरमीडिया, पार्श्व डिस्टेलिस। इस क्षेत्र द्वारा निम्न हार्मोन्स का स्रावण होता है। एवं पश्चपिंड न्यूरोहाइपोफाइसिस में तीन क्षेत्र पाए जाते हैं: मीडियन एमिनेंस, इनफंडिबुलम एवं पार्श्व नर्वोसा क्षेत्र पाए जाते हैं। अब देखेंगे पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स के बारे में एवं उसके कार्य के बारे में। पहला है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स, ACTH। यह हार्मोन एड्रीनल ग्रंथि द्वारा स्रावित कार्टिसोल नामक हार्मोन्स के उत्पादन को नियंत्रित करता है। कार्टिसोल रक्त में शर्करा को नियंत्रित करता है एवं रक्तचाप को नियंत्रित करता है, इसलिए इसे तनाव हार्मोन भी कहते हैं। दूसरा है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, MSH।
यह हार्मोन त्वचीय मेलेनोफोर में मेलेनोसोम के तेजी से स्थानांतरण द्वारा रंग परिवर्तन को प्रभावित करता है। रंग परिवर्तन को प्रभावित करता है, इसलिए इसे मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। अब अगला है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन STH। यह हार्मोन्स बच्चों में वृद्धि को उत्तेजित करता है, इसलिए इसे वृद्धि हार्मोन्स भी कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स को ग्रोथ हार्मोन कहा जाता है। चौथा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स TSH। यह हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन्स T3 T4 के उत्पादन को और स्रावण को उत्तेजित करता है। पांचवा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स एवं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। इन दोनों हार्मोन्स को सामूहिक रूप से GTP कहा जाता है, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन कहा जाता है, जो अंडाशय को एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और वृषण को टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। छठवा है प्रोलैक्टिन हार्मोन। यह हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद स्तन ग्रंथियों को दूध बनाने के लिए उत्तेजित करता है। बच्चे के जन्म के बाद दूध के बनने को उत्तेजित करता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। सातवां है एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH। इसे वेसोप्रेसिन भी कहा जाता है। ADH को वेसोप्रेसिन भी कहा जाता है। ये गुर्दे द्वारा पुनः अवशोषित पानी की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। आठवां है ऑक्सीटोसिन। यह हार्मोन गर्भाशय के संकुचन को उत्तेजित करता है, जो प्रसव के लिए आवश्यक है। यह प्रसव के समय में स्रावित होता है। यह स्तनपान के समय दूध के स्राव को भी उत्तेजित करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अब देखते हैं पीयूष ग्रंथि के अल्प स्रावण एवं अति स्रावण से कौन कौन से रोग होते हैं, डिसीज होते हैं। बौनापन या मिजेटिस, जिसे द्वारफिज्म भी कहते हैं, इसमें बच्चों की लंबाई रुक जाती है। यह रोग ग्रोथ हार्मोन की कमी के कारण होता है। दूसरा है साइमंड्स रोग। इसमें लैंगिक क्षमता की कमी हो जाती है, व्यक्ति पतला दुबला एवं कम उम्र में ही बूढ़ा होने लगता है। अब देखते हैं पीयूष ग्रंथि के अतिस्राव से होने वाले रोग। महाकायता या भीमकायता या जिजेंटिज्म। इसमें व्यक्ति की लंबाई बहुत अधिक बढ़ जाती है, सामान्य से बहुत अधिक बढ़ जाती है। अग्रातिक कायता, इसमें व्यक्ति का चेहरा गोरिल्ला समान दिखाई देने लगता है। तो ये था पीयूष ग्रंथि के बारे में। अगले वीडियो में हम देखेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।